हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। हमने इस टॉपिक के पहले काफ़ी सारे और टॉपिक्स पढ़े जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया। कुछ हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को देने वाले कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी समझा जो कि हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, हमारे हेनरी फ्योल। इन्हें क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए उनको समझा, फिर हमने समझा मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं, सारी बातें हमने करी इसके अंदर। हमने एक्सपर्ट्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से एक्सपर्ट्स हमें चाहिए प्लानिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। हमने वो भी चीज़ देखी, समझी, परखी और अच्छे से डिस्क्राइब किया, अच्छे से डिस्कशन किया उसके बारे में भी। फिर आते हैं हमारे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जिसका नाम ही इंपॉर्टेंस है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्यों ज़रूरत है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की? अगर अगर ये ना हो तो क्या होगा, और अगर है तो उससे फायदा क्या हो रहा है, इन चीज़ों को समझना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और ऐसी और इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जहां पे आपको KG1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस मिल जाती है ऑल फॉर फ्री, एकदम निःशुल्क, एकदम निःशुल्क। KG1 से 12 तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाने वाली है ऑल फॉर फ्री, एकदम फ्री, एकदम फ्री। ठीक है, तो आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। यूपी से हो आप, भले यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, CBSE ही क्यों ना हो, आपके लिए सारी जगहों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। नोट्स भी हैं, मिल जाएंगे, हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, आइएगा चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले providing managers with useful insight into रियलिटी के अंदर एक यूजफुल इनसाइट देते हैं। यूजफुल इनसाइट मतलब किसी अंदर की कोई चीज, इनसाइट मतलब अंदर की कोई चीज। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद अ यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी के अंदर कुछ यूजफुल इनसाइट आ रही है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज जनरल गाइडेंस फॉर द मैनेजर्स के लिए एक जनरल गाइडेंस की बात कर रहे हैं। जनरल गाइडेंस मतलब क्या? जनरल गाइडेंस हमें शो करता है जहां पे जनरल गाइडेंस हमें शो करता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ जनरल गाइडेंस फॉर द मैनेजर्स। अच्छा, मैनेजर को आपको कुछ जैसे चाय बनाने के लिए अपने बोलते हैं ना कि यार हमें ना कुछ कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे कि बहुत अच्छी चाय बनानी है, अच्छी गुड टी बनाने के लिए, अच्छी चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो, पहले तो पानी चाहिए, दूध चाहिए, मिल्क, हमें चाहिए चाय पत्ती, टी लीव्स, ये क्या लिखा है अपन, लीव्स, टी लीव्स, है ना। फिर हमें चाहिए शुगर, हमें चाहिए जिंजर, अदरक, हमें चाहिए काली मिर्च, हमें चाहिए उसके साथ साथ लौंग, मतलब लौंग बोल दो, लौंग बोलते हैं ना अपन, लौंग। उसके बाद क्लोव, जिसको बोलते हैं क्लोव बोलते हैं या फिर लौंग बोलते हैं। फिर आप बोल सकते हो कि आपको चाहिए चाय मसाला। तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप डाल दो, इलायची हो गई, इनमें से। अब पर अभी देखो ना, ये जनरल गाइडलाइंस है। मान लीजिए हमारे पास पानी है, दूध है, चाय पत्ती है, शक्कर है, लेकिन सिर्फ अदरक है, तो क्या चाय बन जाएगी? हाँ, बन जाएगी। मतलब ये जनरल गाइडेंस है, इसमें अगर कुछ चीजें ना भी मिले तो चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है। इट इज गोइंग टू वर्क, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो अच्छी चाय बनाने के लिए सारी चीजें होनी चाहिए, उसमें से अगर कुछ ना भी मिले तो चलेगा, बाकी सब तो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये जनरल गाइडलाइंस हैं, मतलब बताने के लिए कि बेहतर मैनेजमेंट करना है तो ये चीजें होनी चाहिए, और ना भी हो तो भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर गाइडलाइंस होती हैं जो आपको गाइड करती हैं कि क्या बेहतर करना चाहिए। जैसे किसी भी प्रोडक्ट के पीछे डिस्क्रिप्शन होता है ना कि मैगी को सही तरह से बनाने के लिए आप मैगी को ब्रेक मत करो। ठीक है, बाकी लोग क्या करते होंगे, बीच में से ब्रेक कर दिया या आधा तोड़ दिया ऐसे करके, तो ब्रेक मत करो। तो अगर आपको लंबी लंबी नूडल्स चाहिए तो आप उसको ब्रेक मत करो। पर लोग तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, है ना, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर तपीला छोटा है तो भैया आप तोड़ के डालोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर तपेला छोटा नहीं है तो नहीं डालोगे, तोड़ के ऐसे ही डाल दोगे। तो ये जनरल गाइडलाइंस है। प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज,
प्रिंसिपल्स नॉलेज इंप्रूव करते हैं, एबिलिटी इंप्रूव करते हैं और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर, मैनेजर की सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं कि किस तरह से वो सोचे जिससे उनको फायदा हो सके। द इफेक्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स जो है ना, ये इफेक्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स का जो इफेक्ट होता है वो हेल्प करता है मैनेजर्स को टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखने के लिए ये हेल्प करता है। कौन? हमारे प्रिंसिपल्स। फिर आता है द प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, सही समय पे सही डिसीजन लेने के लिए गाइड करता है, हेल्प करता है उनको। गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन दिखाना, सॉल्यूशन नहीं दे रहे, मार्गदर्शन दिखा रहे हैं कि करना क्या है। ठीक है, उस चीज की यहां पे बात करी जाती है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, व्हाट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? इसका मतलब है कि भैया कोई भी तरह का आप जो है वो काम नहीं कर रहे हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब मान लीजिए कि मैं जो है एक पेट्रोल है, पेट्रोल पंप में काम कर रहा है कोई इंसान, पेट्रोल पंप में काम कर रहा है ना, एक आदमी है, इसका नाम है सुरेश। अभी क्या करता है वो, पेट्रोल का जो ऐसा वो रहता है ना, ये जो ऐसा रहता है, वैसे नली जो होती है जिससे पेट्रोल निकलता है ना। अभी क्या होता है, मीटर बंद होता नहीं कि ये निकालना चालू कर देता है, तो थोड़ा बहुत मतलब आपका पेट्रोल जो है वेस्ट हो जाता है, यहाँ पे ये वेस्ट हो जाता है थोड़ा बहुत पेट्रोल। ठीक है, हर बार का ही है। तो उसको क्या बोलते हैं, अरे भाई काम किया कर तू, उसको सिखाया जा रहा है, उससे वेस्ट हो रहा है रिसोर्सेज, ना कस्टमर को ढंग से क्वांटिटी मिल रही है, ना वो पेट्रोल जो वेस्ट हो रहा है ये यूज हो रहा है किसी काम के लिए, ना ये चोरी भी कर रहा है तो ढंग से भी चोरी नहीं कर पा रहा। तो मतलब उसको क्या बोला जा रहा है, भाई एक काम करो, जब ये पूरा बंद हो जाए, लॉक हो जाए ना, ये चीज जब हट जाए, तो क्या करना है आपको, इसमें जो पाइप में अगर थोड़ा बहुत कुछ बूंद रह गई हो तो उसको झड़कारना और फिर निकाल के वापस लगाना। तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे यही करते हैं, वो झड़कारते हैं पहले थोड़ा सा और उसके बाद फिर वापस अपने पास रखते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं बेटा? वो इसलिए करते हैं जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, कुछ भी खराब ना हो जाए। मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूं कि दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है लीफो और एक होता है फीफो। सर क्या बेवकूफ़ी वाले बात करो सर, फीफा होता है, फीफो क्या होता है बेटा? लीफो फीफो क्या कहता है, देखना ध्यान से, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा इस वे में लिख देता हूं तो आपको समझ आएगा। कैसा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये बोल रहा है जो चीज आखिरी में आई है, मतलब मान लीजिए एक दो प्रोडक्ट है हमारे पास, दो हमारी एक शॉप है, जिस शॉप में हमारे पास पिछले महीने, एक महीने पहले एक सामान आया था और एक दिन पहले आया एक सामान, दो लॉट आए हमारे पास, एक महीने पहले आया और एक हमारा एक दिन पहले आया है। तो वो बोल रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि आप जो सामान पहला कौन सा बेचोगे, जो ये वाला सामान है कि ये वाला सामान है। तो दो तरह की टेक्निक्स होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट की, मतलब जो चीज आई है भी उसको पहले सेल कर दो और जो पुराना रखा हुआ है उसको बाद में सेल करना। अब सर क्या हो सकता है ऐसी चीज? बेटा यूजुअली जो लंबे समय तक, ऐसा भी होता है क्या सर कि इससे कुछ बेनिफिट होता है क्या? हाँ हो सकता है ना बेटा, जैसे कि अल्कोहल में क्या होता है कि एक दिन पहले जो आई है बन के, उसको कोई खरीदना चाहता नहीं, बिकॉज इट इज फर्मेंटेड। जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतना ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो पहले आई है उसको पहले ही देने की बात करते हैं। तो लास्ट इन, पहले कौन आया? पहले ये आया,
लास्ट में कौन आया, ये आया, देखो 1 महीने पुरानी है, ये 1 दिन पुरानी है, तो कौन है लास्ट, कौन है लास्ट, क्या है पहले भी यही जाएगा बोल रहा है, पहले भी इसको बाहर करो, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेम सिचुएशन है, लेकिन ये शॉप पता है किसकी है, दूध के प्रोडक्ट की है। किसकी प्रोडक्ट की बेटा, दूध या दही के प्रोडक्ट की है, कि भैया आपका 1 महीने के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट जो है खराब हो जाएगा। तो बताइए इस वाले को पहले बेचोगे कि इस वाले को पहले बेचोगे? आप बोलोगे भैया जो पहले आया था उसको बेच दो, एक्सपायर हो गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो भैया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले आया उसको पहले बाहर भेज दो, पहले बेचो उसको, जो चीज बाद में आई है वो तो लंबे समय तक चल भी जाएगी। तो इस टेक्टिक से भी क्या पता चलता है बेटा, इस टेक्टिक से भी आप ये बोल सकते हो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हो आप। समझ आया, कहीं भी वेस्टेज नहीं हो रहा है किसी भी चीज का। क्लियर है, ये चीजों से हमारा प्रूव होता है कि कैसे हम लोग बिजनेस को कैरी करते हैं आगे। समझ आया, ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्लान्ड एक्टिविटीज पर डिस्कस्ड होते हैं एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल, मैन और मटेरियल की एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर ये पूरी एक्टिविटीज चल रही हैं। प्रिंसिपल्स आर डिजाइन्ड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट से मैक्सिमम बेनिफिट्स निकालने की ये बात करते हैं। एंड अदर रिसोर्सेज से भी। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर etc. facilitates the better utilization of human and physical resources। क्या बोल रहे हैं कि भैया जो जैसे ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब होता है कि सामान और जो इंसान है वो सही जगह पे होना चाहिए। सामान और इंसान सही जगह होना चाहिए, काम के टुकड़े होने चाहिए और उनको सबको, जितने भी लोग काम करें सब एक ही डायरेक्शन में काम करें। ये सब क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन के लिए। देखो सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो कहीं कुछ पहुंच पाएगा, कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, अगर काम के टुकड़े नहीं करोगे बड़े काम के तो अकेला सारा काम पूरा खुद कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, वो दिक्कत है। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब हर चीज, हर सामान और हर इंसान सही जगह पे होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या नुकसान हो सकता है, हाँ होगा ना, एनर्जी का नुकसान होगा, फिजिकल रिसोर्सेज का नुकसान हो गया तो इंसान का नुकसान होगा। ठीक है, और इनको बेटर यूटिलाइज करना है तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये चीजें कहती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जरा सेकंड पॉइंट देखिए, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन क्या बोलता है जरा देखिए, मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। बेटा एक मैनेजर है, उसके पास 100 काम है करने के लिए। कितने काम है, लिटरली 100 काम है करने के लिए। तो मैनेजर को जब अलग अलग तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं तो हर दिन उसके पास 100 काम है और 100 काम करने के लिए मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। उसको नंबर ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं एक दिन के अंदर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनेबल द मैनेजर्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली। कि साइंटिफिकली हो या सिस्टमैटिकली हो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनेबल द मैनेजर टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। मैनेजर को वेरियस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलर्स प्रिंसिपल ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंटिफिक अप्रोच, दैट इज ही सजेस्ट टाइम स्टडी टू सेट स्टैंडर्ड टाइम। बोल रहे हैं टेलर्स प्रिंसिपल ऑलवेज insisted on replacement of rule of thumb by scientific approach, that is he suggests time study to set standard time। टाइम स्टडी की बात कर रहे हैं आपके, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो सेट करना है। टेलर्स प्रिंसिपल ऑलवेज इंसिस्ट, टेलर का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा इंसिस्ट करता है ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करिए, हिट एंड ट्रायल मेथड को हटाओ, साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर जाओ। ही सजेस्ट टाइम स्टडी टू सेट स्टैंडर्ड टाइम। अगर स्टैंडर्ड टाइम अगर आपको सेट करना है तो टाइम स्टडी करो, समय को समझो, समय की पढ़ाई करो। समय को समझ लोगे तो आप ढंग से काम भी कर लोगे। तो साइंटिफिक डिसीजन की बात आ गई।
ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक और पार्ट जो कि बोलता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। बोल रहे हैं कि यार देखो चीजें बदलती रहती हैं हमारे बिजनेस के अंदर, एवरी बिजनेस हैज टू मेक चेंजेस, हर बिजनेस को अपने आप को बदलना पड़ता है। देखो ना, आजकल फूड डिलीवरी के लिए जोमेटो स्विगी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का आपको टाइप करना पड़ता है। मार्केटिंग ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, सब लोग अब ऑनलाइन आ चुके हैं, ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स बनती हैं, लोगों को अपना अलग अलग काम प्रेजेंट करना पड़ता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दी बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग में आपको जो है एवरी बिजनेस हैज टू मेक चेंजेस, हर बिजनेस को चेंजेस लाने पड़ते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन द राइट डायरेक्शन। बोल रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल हैं वो ट्रेन करते हैं मैनेजर्स को इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में चेंजेस लाने के लिए क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर, मैनेजर को ट्रेन करते हैं इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में चेंजेस लाने के लिए। Management principles are general guideline, yet by modifying these principles, change can be made in the organization. Management principle general guidelines होती है, yet फिर भी by modifying this principle, इनको थोड़ा सा बदल कर आप changes can be made in the organization, इनको थोड़ा बदल कर modify कर कर भी आप organization में कुछ बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, इस भी चीज की बात करी जा रही है, मीटिंग चेंजेस एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। क्लियर। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। बेटा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फ्रेम्ड, बड़ी से बड़ी पॉलिसीज और बड़े से बड़े प्लान्स जो हैं वो फॉर्म किए जाते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज जनरल गाइडलाइन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है बेटा, एक जनरल गाइडलाइन की तरह काम करता है, एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, और एक बेस बनाता है जहां पे वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज मतलब चलाने वाली पॉलिसीज, कि आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो ऐसी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। टू हैव सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के आपके अंदर सिस्टमैटिक वर्किंग की जरूरत है। टू हैव सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टमैटिक वर्किंग होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्केलर चेन, स्केलर चेन की बात करो या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की बात करो, कि यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक साथ करके मिलके काम करो। स्केलर चेन बोलता है कम्युनिकेशन आपका ऑन पॉइंट होना चाहिए, हर एक इंसान को पता होना चाहिए किस चीज के बारे में कम्युनिकेशन हो रही है। तो आप यहाँ बात करो कि प्लान एंड पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है, और एडमिनिस्टर कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, पॉलिसीज बना रहे हो, उनके लिए सिस्टमैटिक वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ये सारे काम करता है। और स्केलर चेन मतलब आपको पता ही है कि भैया हर एक व्यक्ति से बात होनी चाहिए आपकी, कि इसको अगर इससे कोई बात करनी है, अगर इसको इस व्यक्ति को इससे बात करनी तो क्या करोगे, पहले इसको बताएगा, फिर इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा, फिर जाके बात कंप्लीट होगी। अगर इससे बात करनी है और बहुत अर्जेंट है तो ये दोनों ऐसे इधर भी बात कर सकते हैं, इसको गैंग प्लैंक भी बोलते हैं अपन, अगर अर्जेंसी सिचुएशन है तो। ठीक है, समझ आया। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसे कहा जाता है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करना इसकी जिम्मेदारी हो जाती है। बिजनेस यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी बाय परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बोल रहे हैं बिजनेस यूजेस द रिसोर्सेज को यूज करते हैं सोसाइटी के, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी बाय परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सी बात है, मैं एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए आप बनाते हैं ब्रेड बनाते हैं, ठीक है। अब जो गेहूं है वीट, ये कहां से आएगा, वीट कहां से आएगा, एनवायरमेंट से, मतलब सोसाइटी से आएगा। सिंपल से लिख दूं सोसाइटी लिख दूं, सोसाइटी से आएगा।
ये गेहूं को आटा बनाना पड़ेगा पहले, आटा। ये कौन बनाएगा? सोसाइटी से लोग आएंगे काम करने के लिए, सोसाइटी एम्प्लॉयज बनाएंगे इसको। एम्प्लॉयज जो है बनाएंगे आटा, और आटे से बनाएंगे फिर ब्रेड। आटे से मैदा, मैदे से ब्रेड, है ना, ब्रेड। आटा, आटे से मैदा, मैदे से ब्रेड, कि फिर ब्रेड बना रहे हैं। वो भी कौन कर रहे हैं? ये यही एम्प्लॉयज कर रहे हैं। एम्प्लॉयज कर रहे हैं। वो आए कहां से? सोसाइटी से ही आए हैं, ठीक है। यही एम्प्लॉयज कर रहे हैं, सोसाइटी से आए हैं। और ये ब्रेड से फिर किसको बेच रहे हैं? सोसाइटी में कस्टमर्स को बेच रहे हैं। तो मतलब आपने तो इस्तेमाल कर लिया यार सोसाइटी को। क्यों सर? क्योंकि आपने सोसाइटी से ही गेहूं लिया, उनसे ही काम करवाया और उन्हीं को बेच दिया, तो आपने तो उनका इस्तेमाल कर लिया ना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको भी बदले में कुछ करना पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड द मैनेजर टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मैनेजर्स हैं उनको ये प्रिंसिपल गाइड करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, बेटा अगर आप इनसे काम करवा रहे हो, इंसिस्ट ऑन एडिक्वेट सैलरी। अब जैसे कि ये इन लोगों से जो आप काम करवा रहे हो, मान लीजिए बाकी, अब इसमें सर एडिक्वेट सैलरी कैसे निकालोगे? तो बेटा आपके जो कॉम्पिटिटर, मान लो दूसरी कंपनी जो ब्रेड बना रही है, वहां के एम्प्लॉयज को मिलता है 10,000, तो कम से कम आप भी 10,000 दो या 11,000 दो कम से कम, अपने बेनिफिट, अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉयज को हैप्पी रखने के लिए। आप थोड़ा तो ज्यादा दो या बराबर दो, कम से कम, कुछ नहीं तो बराबर तो दो, है ना। और इतना दो कम से कम कि उनका घर बार चल पाए। लेबर लॉज हैं, लेबर लॉज के अकॉर्डिंग आप चलो, किस फील्ड में कितना पैसा कम से कम देना है, उससे कम ना दो। लेबर लॉज के मेंशन क्राइटेरिया के नीचे भी अगर आप पैसा दे रहे हो तो बेटा वो जिंदगी गुजारेगा कैसे, जीवन कैसे गुजारेगा? तो इसलिए भी बात करी गई कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी पड़ती है। फिर आता है कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप समझ गए। हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर बेटा? हमने पढ़ा कि हम लोगों ने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट। मैनेजमेंट के अंदर क्या यूजफुल इंसाइट, अंदर क्या चल रहा है, उस चीजों के बारे में फोकस करने में हेल्प करता है। फिर हमें बताया गया कि भैया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, मिनिमम वेस्टेज, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। हर एक चीज को अच्छे से यूज करो, किसी का भी वेस्ट मत करो। फिर आया हमारे पास साइंटिफिक डिसीजन, कि यार साइंटिफिक डिसीजन स्ट्रैटेजी बनाओ, है ना। कोई भी मतलब मान लो कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच समझ के करो जो कर रहे हो। फिर आता है कि मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, कि बदलाव जो आ रहा है उस बदलाव के साथ चलो, ऐसा नहीं कि अलग ही भगते चलना है। फिर आया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी रखो जिससे सब लोग अच्छे से खुश होकर काम करें। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार उनसे आप इतना काम करवा रहे तो बदले में मुनाफा भी तो करो उनका कुछ। इसी चीज के बारे में भी अपन ने आज डिस्कस किया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च क्या बोलता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक जजमेंट पे स्ट्रेस दे रहा है और लॉजिकल थिंकिंग पे। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बेटा मैनेजमेंट जो है ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, रिसर्च है, नया भी तो कुछ करना है, हर चीज पुराना थोड़ी करते रहोगे। तो साइंटिफिक जजमेंट बोलता है कि साइंटिफिक जजमेंट के ऊपर जो सोच समझ के आप स्टडी कर रहे हो उसके बेसिस पे कोई जजमेंट निकालते हो। लॉजिकल थिंकिंग मतलब क्या? अच्छे से लॉजिकली सोचो जिससे मुनाफा हो सके। As a result, these principles act as base of doing research and development in the management studies. मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर ये डेवलपमेंट पार्ट में आ रहा है और रिसर्च करी जा रही है कि आप उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हो और कैसे बेहतर बना सकते हो और कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं मैनेजमेंट का। As these principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge. इस तरह से ही प्रिंसिपल जो है ये वाला वो ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करती है, मतलब आपको अच्छी खासी नॉलेज दे रही है मैनेजमेंट की, और फिर आपको हेल्प करती काम करने में जिसमें आप रिसर्च करके नई चीज़ें भी ढूंढ सकते हो कि और कैसे बेहतर बनाएं इन सारी चीज़ों को। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मैटर करती है।
ट्रेनिंग से आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोर केपेबल बनाते हो कि वो कैसे आपका फ़ायदा करवा सकें। ऑल्सो वो आपको एजुकेट करते हैं और बेहतर एम्प्लॉय स्किल्ड लेबर बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ों के भी बेनिफिट्स यहाँ पे देखे जाते हैं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, CVT हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, CBSE हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स के लिए आपके पास यहाँ पे वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं, और सारी की सारी हैं बेटा ऑल फॉर फ्री। तो किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह का फ़ोन, किसी भी तरह के लैपटॉप के ऊपर आप जाके ये वीडियोस बिल्कुल फ्री देख सकते हो। उसके साथ साथ ई नोट्स और ई बुक्स भी आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं, जिसका एडवांटेज ये है कि ई नोट्स और ई बुक्स के अंदर हम लोगों के द्वारा ही बनाई जाती हैं ये चीज़ें, और हम लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ों में आपको बेनिफिट ये होता है कि डिस्क्रिप्शन मतलब उससे आपको 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वही लिख के आओगे, उसमें मार्जिन ऑफ एरर जो है कम हो जाता है। तो 95+% आने की बिल्कुल संभावना है, और 100 में से 100 आप लाएंगे। पहले भी आए, इस बार भी आए, और आगे भी आएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को जाके प्रेस करिएगा और जाकर ही आप अवेल कर सकते हैं वीडियोज़ को, उसके साथ साथ नोट्स को। और उसके साथ साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।